नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और अब बात करेंगे दालों की, जिस पर एक बड़ी खबर आ रही है। और सरकारी सूत्रों की माने तो कल दालों की कीमतें, जमाखोरी और अन्य दालों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की बैठक होगी। ये एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमें मिली है। क्या है और डिटेल्स, ये बताने के लिए असीम अंजुंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो असीम, बताइए, महज एक हफ्ते पहले ही सरकार ने तूर उड़द पर स्टॉक लिमिट की घोषणा की थी ताकि होर्डिंग ना हो रही हो। टिल अक्टूबर ये लागू किया गया है, लेकिन अब अगर कल की मीटिंग की बात की जाए तो इसकी रेलेवेंस क्या है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस मीटिंग से? दिवाली देखिए, इस साल दालों का उत्पादन में काफी कमी देखने को मिली। अगर मैं तूर की बात करूं तो उत्पादन करीबन करीबन 13% घट गया है। उड़द की भी पैदावार कम हुई है, तो इसके चलते दामों में काफी तेजी देखी जा रही है। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह से दालों की कीमतों को काबू में लेकर के आया जाए। सरकार ने पहले जो विदेशी निर्यातक है वहां उनसे बात की, म्यांमार के व्यापारियों से बात की, उनको कहा कि आप यहाँ पर भेजिए दाल को, ताकि दाल की अवेलेबिलिटी जो है बढ़ सके। लेकिन वहां भी कुछ नहीं निकला। उसके बाद सरकार ने 2 जून को तूर और उड़द दाल के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी। स्टॉक लिमिट लगाने के बाद अब सरकार एक बार सब राज्यों को बुला करके चर्चा करने की तैयारी कर रही है कि आपने अपने यहाँ पर स्टॉक का आप चेक कीजिए जा करके, और जो भी जमाखोरी कर रहा है उसकी आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। इसके साथ साथ सरकार ये भी चाहते हैं कि लोगों का एक, कंज्यूमर का एक शिफ्ट पैटर्न हो। लोग जो तूर दाल को छोड़ करके दूसरी दालों को ज्यादा अपनाए, चना दाल के ऊपर ज्यादा जोर दे। तो उसके ऊपर भी सरकार राज्यों से चर्चा करेगी कि आप किस तरह से अपने राज्य के अंदर तूर दाल की छोड़ करके बाकी दूसरी दालों का प्रमोशन कर सकते हैं, ताकि तूर दाल के दामों में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। तो ये सारी चर्चाएं कल सरकार राज्यों के साथ करेगी। इसमें व्यापारी भी होंगे, और सरकार ये कहेगी कि आप स्ट्रिक्ट एक्शन जो जमाखोरी कर रहे हैं वहां पर लीजिए, क्योंकि जो व्यापारी है उनको अपना स्टॉक भी घोषित करना पड़ता है। तो जहां भी सरकार को लगता है कि कोई गुंजाइश है, वहां पर सरकार इस पर एक्शन लेगी। ओके, यानी असीम, जो पिछले हफ्ते सरकार ने ऑर्डर पास किया था, 200 टन की स्टॉक लिमिट इंपोज की गई थी होलसेलर्स के लिए, 5 टन की लिमिट थी रिटेलर्स और रिटेल आउटलेट्स के लिए, और 200 टन की थी डिपोट्स के लिए, जो कि बिग चेन रिटेलर्स हैं बेसिकली। तो यानी इस मीटिंग से ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि सरकार यही ब्यौरा लेना चाहती है कि जो स्टेप उन्होंने हफ्ते भर पहले उठाया है, एक्चुअल में उसका रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, क्या होर्डिंग हो रही है नहीं, या फिर इस यानी एक सेंस सरकार दे रही है कि सरकार कदम उठाती रहेगी और इस पूरे प्रोसेस को लेकर स्ट्रिक्ट रहेगी ताकि प्राइसेस कम हो। सरकार का इस वक्त ज्यादा फोकस है कि जो कमोडिटी के दाम है उसमें गिरावट देखने को मिले। आपने देखा कि कल सरकार ने गेहूं के ऊपर स्टॉक लिमिट लगा दी थी, और सरकार दालों के ऊपर भी लेकर के काफी सारे एक्शन लगातार करती आई है। जो आपके इम्पोर्ट है वो सरकार ने दालों का 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टर्स थे उनको निर्देश देगी कि अपने यहाँ पर आप दाल का स्टॉक 30 दिन से ज्यादा ना रखें। अगर आप रखेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब सरकार ने, उसके बाद 2 जून को सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई। अब सरकार एक बार सब स्टेट्स के साथ मिलकर के चर्चा करेगी कि कहाँ पर कितनी दाल अवेलेबल है, उसको किसी तरह से किसी दाल कंज्यूमिंग स्टेट से वहां पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इतना ही नहीं, सरकार ये भी चाहती है कि प्रोडक्ट अपना पैटर्न शिफ्ट चेंज करे कंज्यूमर। जैसे कि अगर हम दाल मिड डे मील के अंदर तूर दाल दे रहे हैं या कोई और दाल दे रहे हैं, तो कोई दूसरी दाल को अपनाया जाए ताकि दाल के दामों में कमी आती मिले। तो आप आगे भी सरकार के इस तरह के कदम आते हुए देख सकते हैं। ओके, हमारे साथ इनफैक्ट पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, एसएसजे फाइनेंस और सिक्योरिटीज के एवीपी प्रियंक उपाध्याय, एग्री कमोडिटी एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा भी हैं। और इनफैक्ट क्योंकि आगे शो में हम ग्वार पर भी बातचीत करेंगे, तो उसके लिए हमारे साथ प्रेमराज ताराचंद के ओनर रुपेश गोयल भी मौजूद हैं। पुखराज जी, इनफैक्ट आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे इसी खबर पर। कल सरकार एक मीटिंग कर रही है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ ताकि वो पूरा ब्यौरा ले सके कि होर्डिंग तो नहीं हो रही है, या फिर जो स्टॉक लिमिट लगाई गई है तूर उड़द पर उसका असर क्या हो रहा है, प्राइसेस बेसिकली चेक रखना चाहते हैं। और अगर हम भाव की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले हमने 19% तक भाव जून महीने के अंदर बढ़ते हुए देखे हैं। हिस्टोरिकली जब इस तरीके के कदम उठाए गए हैं तो प्राइसेस कितना कंट्रोल हुए हैं? हफ्ते भर में कुछ मार्केट में पल्सेस के प्राइसेस में थोड़ी बहुत नरमी या फिर कुछ कंट्रोल देखने को मिला है क्या? आपका व्यू क्या है इस पूरी डेवलपमेंट पर? देखिए, सरकार जब स्टॉक लिमिट लगाती है तो रसद विभाग के मार्फत सरकार के पास स्टॉक का आंकड़ा एक तरह से पहुंच जाता है। तो ये सरकार की निगरानी में रहता है कहाँ पर कितना स्टॉक पड़ा है, कहाँ सप्लाई है, कहाँ सप्लाई नहीं है। हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, जिस तरह से कल गेहूं पे लिमिट लगाई गई थी, ये पैटर्न
कुल मिलाकर तो व्यापार के लिए अच्छा नहीं है। एग्री कमोडिटी व्यापार वैसे भी टिका हुआ है, और ये अच्छा इसलिए नहीं है कि पहले तो व्यापारी गोदाम भर ले फिर स्टॉक लिमिट लग जाए। तो ये कमोडिटी व्यापार को बढ़ावा देने का कार्य समझ में नहीं आता। जहां तक महंगाई को कंट्रोल करने की बात है, सरकार के पास बहुत सारे उपाय है जिनसे वो महंगाई कंट्रोल कर सकती है। मैं स्टॉक लिमिट का तो समर्थन कर सकता हूँ, पर स्टॉक लिमिट की आड़ में जो जांचें होती है राज्यों में, वहां पे जो इंस्पेक्टरी राज है वो इस तरह से परेशान करता है व्यापारियों को कि कुछ ना होते हुए भी किसी टेक्निकल भूल पे वो फंस जाता है। तो देखिए, जब सरकार स्टॉक लिमिट लगाती है तो घबराहट बनती है, बिकवाली आती है, बाजार भी गिरता है। अब वो कितने दिन गिरा रहता है बाजार, ये एक अलग मैटर है। पर सरकार के पास अन्य साधन भी है कि वो वहां से दाल खरीद कर यहाँ पे सप्लाई दे सकती है, या मौखिक रूप से भी जो बड़े ट्रेडर हैं जो दाल का इंपोर्ट करते हैं उनको कह सकती है कि भी आप इतने दिन का स्टॉक रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, या जहाँ सप्लाई की कमी है वहां पे सप्लाई करेंगे कराने के। तो यानी मेजर्स और भी हो सकते हैं अवेलेबिलिटी प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। बिजनेस पर इम्पैक्ट होता है सेंटिमेंटली इस तरीके के कदम उठाने से, वो पुखराज जी यहां पर कह रहे थे। मनोज जी ग्वार पर बातचीत करेंगे, उससे पहले क्विक कमेंट आपके पल्स पर। पेमेंट के बाद चने पे फोकस का भी संशय बना हुआ है, तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कदम उठा रही है, और जो फोकस है वो पल्सेस के प्राइजेस को जो है कंट्रोल में रखने के लिए है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट की तरफ से सारे एक्शंस जो है वो लिए जा रहे हैं। दीपाली, चलिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर, कल मीटिंग होगी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ इसी मुद्दे पर। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया इनफैक्ट असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। अब बात करते हैं ग्वार पैक की, क्योंकि कल हमने यहाँ पर लोअर सर्किट लगते हुए देखा, उसके बाद ग्वार पैक में खरीदारी लौट आई है। ऑल्दो ये तेजी जो हमने इनिशियल सेशन में आते हुए देखी थी, अब उन भाव से प्राइसेस थोड़ा हल्का होना वापस से शुरू हो गए हैं। भाव 7 महीने के निचले स्तरों पर पहुंच गए हैं। क्या है कारण और कीमतों में कहां बनता हुआ दिख रहा है सपोर्ट, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। पहले तो इनफैक्ट मैं ये समझने की कोशिश करती हूँ कि अवेलेबिलिटी और डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो फिलहाल बना हुआ है, और हमारे साथ जो तमाम गेस्ट मौजूद हैं। रुपेश जी पहले आप बताइए, क्योंकि डिमांड कम साथ ही मॉनसून की चिंता, ये दो फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हमने प्राइसेस गिरते हुए देखे। फिलहाल की बाजार की स्थिति क्या है, अवेलेबिलिटी की स्थिति, डिमांड की स्थिति क्या कैसी बनी हुई है? डिमांड की स्थिति जनवरी ऑनवर्ड ही कमजोर है। ये आज या अभी नियर टर्म में डिमांड कम नहीं हुई। डिमांड जनवरी फरवरी से ही जो उम्मीद 27-28 हजार टन पर मंथ की मानी जा रही थी, जबकि एक्चुअल में एक्सपोर्ट जो 22-23 हजार टन हो रहा है, तो 5,000 टन की जो डिमांड है वो हर महीने मतलब उम्मीद से, ट्रेड की उम्मीद से कम जा रही थी। तो ये बैकलॉग जो है वो जनवरी फरवरी से चलता हुआ जून तक आ गया, और लोगों की पेशेंस जो है वो टूट गया। कारण साइड बाजार भी काफी कमजोर थे, और WD की बारिशें गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा में मई लास्ट में ठीक हुई, और ये जो गुजरात में जो साइक्लोन आ रहा है इसके भी राजस्थान की तरफ मूवमेंट करने के आसार हैं। तो सोइंग के डाटा अगर ये चक्रवात राजस्थान की तरफ आता है तो लोगों में एक भय था कि भाई सोइंग जो है ग्वार की बढ़ जाएगी, तो लोगों ने जो है अपना जो स्टॉक किया हुआ था उसको बेचने की कोशिश स्टार्ट की। तो इसलिए ये पिछले 3-4 दिनों में गम में 1,000 रुपए की जो मंदी आई है वो इस साइक्लोन के असर की वजह से आई है, कि साइक्लोन का जो असर से राजस्थान में अच्छी बारिशें हो सकती हैं। डिमांड तो लगातार पिछले 5-6 महीनों से साधारण ही कह सकते हैं। इनफैक्ट पुखराज जी आपकी राय क्या है? जैसे रुपेश ने भी कहा, ये तो हमने देखा है जनवरी से लेकर अब तक डिमांड कोई खास रही नहीं है। अभी मॉनसून की चाल कैसी रहेगी? मॉनसून इनफैक्ट एक ऐसी चीज है जिसके प्रिसाइज मूवमेंट प्रिडिक्ट करना बड़ा ही डिफिकल्ट है। साइक्लोन की बात जरूर हम कह रहे हैं, लेकिन क्या इतनी गिरावट के बावजूद एक छोटा सा ट्रिगर ये मॉनसून का काफी होगा वापस से तेजी लाने के लिए? आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल फंडामेंटल्स? मुझे पूछा गया जी। चलिए पुखराज जी से रिकनेक्ट करेंगे, शायद उन तक ऑडियो नहीं जा पा रही है।
तो ऐसे में फिर रुपेश, अच्छा हम एक्सपोर्ट की स्थिति कैसी है फिलहाल? डोमेस्टिक डिमांड तो नहीं रही है, लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट के नंबर्स देखें, कुछ हम बेटर नंबर्स पोस्ट कर पाए हैं कि अगर साल की शुरुआत से लेकर अब तक के आंकड़े देखें? वो कम नहीं कह सकते तो ज्यादा भी नहीं है, साधारण सा एक एक्सपोर्ट जो है वो चल रहा है। 22-23 टन जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसको अपने अच्छा नहीं कह सकते, डिसेंट है, साधारण है, आम जैसा है। मतलब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट ये डिमांड से आ जाए वो नहीं लगता। ग्वार में जून जुलाई अगस्त सितंबर में डिमांड के बजाय मौसम का जो रोल बड़ा अहम होता है, और मानसून की स्थिति, एल नीनो की स्थिति जुलाई अगस्त सितंबर में बहुत अच्छी नहीं लग रही है। सभी एजेंसियां, चाहे विदेशी एजेंसियां हों, चाहे अपने हिंदुस्तान की IMD स्काईमेट हो, या लोकल जो वेदर देखते हैं, सभी का मानसून में एल नीनो के प्रभाव से वेस्ट राजस्थान में कम बारिशें होंगी। तो उस ट्रिगर की वजह से गम में ये जो लेवल है 10,000 रुपए के, यहाँ से 20% की एक तेजी जो है वो बन सकती है। उस समय अगर ये तेजी आती है तो इन्वेस्टर्स को अपना इन भाव में लिए हुए ग्वार के प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। भाव पे मैं बात करूंगी। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कही है रुपेश जी ने। पुखराज जी, आपको क्या लगता है, ऑलरेडी हम प्राइसेस काफी बीटन डाउन हैं, दूसरी तरफ मॉनसून की चिंता के कारण हमने भाव थोड़े से ऊपर आते हुए देखे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जुलाई अगस्त में वीक मॉनसून के प्रेडिक्शंस के बीच में प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जा सकते हैं? आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली आवाज नहीं आ रही थी। ये है कि जब से स्काईमेट और IMD ने एल नीनो की आशंका जताई, तो ग्वार ट्रेडर्स को ये लगा था कि एल नीनो यदि आएगा तो बाजार तेज रहेगा। पर उससे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की और चक्रवात की जो लगातार बरसातें राजस्थान में हुई, लगभग ग्वार के बेल्ट में आप समझिए हरियाणा, गंगानगर, बीकानेर, जयपुर पट्टी तक जिस तरह की बरसात हुई, उससे कुछ तो गवारी की बिजाई हुई। पर इससे उम्मीद भी जगी कि आने वाले समय में हो सकता है कुछ ठीक रहेगा। और कल जहां मीडिया में ये देखने को मिला कि ये बीजोपराय जो तूफान आ रहा है, इसकी वजह से 16-17 तारीख को गुजरात, कराची और लगभग राजस्थान के 2 बड़े संभाग, जोधपुर और बीकानेर संभाग में ये बरसातें रहेगी। तो इसकी वजह से कल घबराहट हुई और घबराहट के अंदर बाजार घटा। आज बाजार में वापस रिकवरी हुई है। जहां तक डिमांड की बात है, मैं लगातार पहले से कहता आ रहा हूं कि डिमांड पिछले साल के समान ही डिमांड है, ज्यादा डिमांड नहीं है, इसे हम सामान्य डिमांड कह सकते हैं। पर एल नीनो की जैसी खबर आई तो उस सामान्य डिमांड में भी बाजार को बढ़ना चाहिए था, पर बढ़ा नहीं। इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कमजोर है, और वॉल्यूम लगातार कमजोर रहने से लोगों का इससे इंटरेस्ट हटा है, और इंटरेस्ट हटने से भी लगातार स्टॉकिस्ट कम हुए हैं, माल बाहर निकला है। जैसे अक्टूबर नवंबर में भाव बढ़े थे, उसकी मुख्य वजह थी कि लगातार स्टॉकिस्ट बाजार में थे, और जिस तरह से स्टॉकिस्ट की खरीदारी हो रही थी, उसे लग रहा था कि ये साल ग्वार के लिए अच्छा है और ग्वार के भाव बढ़ेंगे। तो उलट उसके ये हुआ कि ग्वार बढ़ने की जगह ग्वार लगातार धीरे धीरे ये घटता गया। तो जैसे बाजार धीरे धीरे घटता है, तो एक तो जहां फ्यूचर मार्केट होता है वहां पे एक पकड़ हो जाती है बिकवाल की या लिवाल की, तो वो पकड़ बिकवाल की हुई है। और दूसरी, जब सने सने घटता रहा तो स्टॉकिस्ट भी इससे धीरे धीरे किनारे में है। मुझे अब जो लगता है वो ये कि अगर मानसून कमजोर रहता है तो ग्वार के अंदर वापस हमें प्रतिष्ठित और अच्छे भाव देखने को मिलेंगे। अच्छे भाव की बात करें तो अभी रुपेश को तो का मानना है कि 20% तक भाव ऊपर जा सकते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतनी तेजी आ सकती है पुखराज जी? देखिए, ये 20%, 15% और 10% की बातें ग्वार में नहीं चलती। ग्वार में इसलिए नहीं चलती कि 1990 रुपए वाला ग्वार जब 30,000 हो सकता है, और 30,000 का ग्वार वापस यदि 3,000 हो सकता है, तो ये ऐसी कमोडिटी है कि इसमें 5-10% बताने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। हम मान ले टेक्निकल की तरह कि इसमें 10% की तेजी आ जाएगी, 10% की तेजी नहीं आए तो फिर ये 4% घट जाएगा। तो फंडामेंटल में वो बात नहीं होती है। फंडामेंटल में तो एक ही बात होती है कि मार्केट किस तरह से दिख रहा है। तो फंडामेंटल में एक ही चीज है, अगर से मानसून कमजोर रहता है, बिजाई कम होती है इसकी, तो निश्चित भाव बढ़ेंगे। उसके अंदर तो रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, और परसेंटेज का भी कोई मतलब नहीं है। तो इसमें फंडामेंटल में हम परसेंटेज पे बात नहीं कर सकते।
टेक्निकल में निश्चित रूप से कर सकते हैं, एसएल का प्रॉफिट का हम बता के कह सकते हैं, पर फंडामेंटल में वे एक ही होता है, उसके अंदर दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है। हाँ। तो भाव ऊपर जाएंगे इसकी पूरी संभावना मौजूदा स्थिति को देखते हुए। मनोज जी का कोई कमेंट ले लेते हैं अगर वो करना चाहें तो। मनोज जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या ग्वार पैक पर? ऑलरेडी प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, तो वैसे भी एक होप बन जाती है कि शायद रिकवर हो, और यहाँ पर तो मॉनसून का ट्रिगर भी काम कर सकता है, कर भी रहा है। इनफैक्ट लगता है आपको यहाँ से भाव 10-15 या 20% तक ऊपर जा सकते हैं? अभी टेक्निकली अगर मैं बात करूं दीपाली जी, तो एक दायरा अभी भी यहाँ पे दिख रहा है ग्वार में। अगर जुलाई वायदा की बात करें तो 5080 से 5360 ये एक लेवल जो है यहाँ पे रेंज अभी ग्वार में नजर आ रही है। अगर ये 5360 के स्तर को पार करके ऊपर चलेगा तो ही यहाँ बढ़त देखने को मिलेगी, नहीं तो दायरा बना रह सकता है। 5080 यहाँ पे अभी चार्ट पे सपोर्ट जो है वो दिख रहे हैं। फंडामेंटल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो कल जो एक न्यूज निकल कर आई थी कि ईरान और वेनेजुएला के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड हो रहा है ऑयल एक्सप्लोरेशन को बढ़ाने के लिए, तो अगर ये चीजें आगे बढ़ती है तो फिर एक फंडामेंटली अच्छा सपोर्ट जो है वो ग्वार गम और ग्वार सीड को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर वेनेजुएला में अगर वहां पे ऑयल के एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के प्रयास होते हैं तो फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड में जो है सुधार देखने को मिलेगा। तो इन चीजों के ऊपर नजर रखना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि 5080 से 5360 का दायरा बना रह सकता है। ओके, चलिए, ये तो ग्वार पैक पर बात हुई। टेक्निकली थोड़ी रेंज दिख रही है। फंडामेंटल्स हालांकि जैसे टर्न आउट होंगे उसको देखते हुए एक्सपेक्टेशंस है कि भाव यहां से ऊपर जा सकते हैं। शुक्रिया पुखराज जी और रुपेश, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और अपने व्यूज इस खबर पर देने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। हमारे साथ प्रियंक उपाध्याय और मनोज कुमार जैन मौजूद हैं। कल वापस आते हैं स्ट्रैटेजीज पर। मनोज कुमार जैन और प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ हैं। प्रियंक, बताइए आपके टॉप ट्रेड्स। गुड इवनिंग। आज हमारी पिक कॉपर में रहेगी। हमने देखा है कि लास्ट टाइम भी जब भी डिस्कस किया था कि कॉपर में एक उछाल आ सकता है और वही प्ले आउट भी हो रहा है। तो 735 740 तक मुझे लगता है कि ये रैली एक्सटेंड हो सकती है कॉपर प्राइसेस में। तो कॉपर पे डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी अराउंड 723 के आसपास। 716 का स्टॉप लॉस रहेगा, 735 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। और दूसरी पिक हमारी नेचुरल गैस में रहेगी। हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल गैस प्राइसेस अभी एक कंसोलिडेशन और बेस फॉर्मेशन में है। जब तक ब्रॉडर ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो 160 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। जब तक ये नहीं टूटता है वी आर लुकिंग नेचुरल गैस को 2 से 4 महीने में अराउंड 250-300 के लेवल्स आते हुए। ये मीडियम टर्म आउटलुक है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि 190 के आसपास बाई किया जा सकता है। 180 स्टॉप लॉस रहेगा और 207 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो ये हैं स्ट्रैटेजीज कॉपर और नेचुरल गैस पर। आपके रिकमेंडेशंस क्या हैं मनोज जी? दीपाली जी, यहाँ पे इंटरनेशनल कॉपर प्राइसेस में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है और हम देख रहे हैं कि आइस फ्यूचर्स जो है वो 83 सेंट को स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। भारतीय बाजारों में भी एक अच्छा कंसोलिडेशन जो है, चाहे वो कपास हो या कॉटन हो, दोनों की कीमतों में देखने को मिल रहा है। NCDEX कपास अप्रैल वायदा में बाइंग की सलाह रहेगी 1485 के स्तर पर। 1470 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना है। लक्ष्य यहाँ पे 1510 का लेकर के चलना है। दूसरा, यहाँ पे मेंथा तेल में भी निचले स्तरों से पिछले 2 सेशन में अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो MCX मेंथा तेल जो जून वायदा है वहां 918 के स्तर पर बाइंग की सलाह रहेगी। 908 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और लक्ष्य जो रहेगा वो 932 का रहेगा। प्रियंक, गोल्ड सिल्वर पर कमेंट्स क्या हैं? ये ऐसे ही आप रेंज में ट्रेड होते हुए देखते हैं? क्योंकि इस हफ्ते इंपॉर्टेंट सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग भी है। क्या रेंज आप देख रहे हैं? गोल्ड और सिल्वर दोनों में आज जो CPI का डेटा है 6 बजे वो क्रूशियल मूवमेंट दे सकता है ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स को। एंड प्लस फॉलोड विद कल FOMC का डिसीजन भी है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक वॉलेटाइल रेंज में रहेंगे। जो रेंज में देख रहा हूँ वो 1930 से लेके 1985 ऑन द हायर साइड। अभी 1965 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो मोटा मोटी ये $50 की रेंज में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस रहने चाहिए गोइंग फॉरवर्ड। और अगर मैं MCX की बात करूं तो MCX में मुझे जो रेंज दिखती है वो अराउंड 60,300 से लेके
59,300। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज में मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस ऑसिलेटर रहेंगे इन नियर टर्म। बायस ब्रेकआउट ऑन द अपसाइड का है कि अगर थोड़ा लंबा नजरिया देखें तो गोल्ड फिर से हम 61,000 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो सिल्वर में भी अभी 2420 के आसपास के ट्रेड्स हो रहे हैं। सिल्वर में 24 हाफ 25 ऑन द हायर साइड ये एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ऑन द लोअर साइड अगेन 23-22 हाफ ये सपोर्ट का रेंज काम करेगा। MCX की अगर मैं बात करूं तो 73,800 74,000 ये हायर साइड रेंज रहेगी। लोअर साइड रेंज अराउंड 70,000 की रहेगी। तो ये 3 to 4,000 का रेंज में सिल्वर के प्राइसेस कंसोलिडेट हो सकते हैं इन नियर टर्म। ओके चलिए, तो ये लेवल्स और रेंज के हिसाब से व्यू आपको मिला है गोल्ड सिल्वर पर। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज तो हमारे एक्सपर्ट्स ने शेयर की ही हैं। शुक्रिया आप दोनों का ही, मनोज जी और प्रियंक, आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए सभी पर। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।